न युवकों के हैं। और आज महंगाई का ये आलम है कि खाने का तेल हो, पेट्रोल डीजल हो, गैस की बात हो, तमाम चीजें एक आम आदमी के हाथ से निकलती जा रही है। लोगों को अगर इन्होंने दिया है तो केवल और केवल भ्रष्टाचार और फांसी का फंदा, क्योंकि आज एक आम आदमी घर नहीं चला पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो बिजली का बिल भरे, कि बच्चों को शिक्षित करे, कि भोजन ढंग का करे। हर चीज में वो फंस के रह गया है। जो बिजली का बिल कमलनाथ जी ने 15 महीने में 1 रुपए यूनिट किया था 100 यूनिट तक, और बिजली के बिल कहीं 50 रुपए, कहीं 60 रुपए, कहीं 70 रुपए आते थे। आज हाल है कि 1500, 2000 एक गरीब परिवार में भी बिल आता है। तो कुल मिला के अंधेर नगरी चौपट राजा है। और अब समय आ गया है कि कितनी बड़ी बड़ी बातें करें। हम 18 साल के इनकी शासन को अच्छे से समझते हैं और अब वो दिन दूर नहीं, नवंबर के आखिरी में कहीं चुनाव होंगे। कमर कस लीजिए, क्योंकि ये हर वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे कि ये चुनाव जीत सके। अभी इन्होंने 7 सांसद उतारे हैं और ये सोचते हैं कि सांसद को उतारने से सांसद जीत भी जाएगा और 2-3 सीटें जिता भी देगा। बड़ी गलतफहमी में है ये लोग। आप देखिएगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इनके सांसद को हमारे विधायक मुंह की खिलाएंगे, इनके मंत्रियों को हमारे विधायक मुंह की खिलाएंगे। ये इनका डर है जो ये सांसदों को उतार रहे हैं। और संजय शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि संजय शुक्ला जी कैलाश विजयवर्गीय को ये चुनाव में बुरी तरह से हराएंगे, क्योंकि आज जनता इनके असली चेहरे जान चुकी है। जनता जानती है कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बार मैं तो ललकारती हूँ मोदी जी को, शाह जी को, कि वो भी कोई विधानसभा पकड़ ले। जनता उनका भी हिसाब इस बार करने के लिए तैयार बैठी है। तो किसी गलतफहमी में नहीं रहे। यही कहना चाहती हूँ। आप लोग इतने दूर दूर से आए आदरणीय राहुल जी को सुनने के लिए, कमलनाथ जी को सुनने के लिए। आप सबका स्वागत है। मेरे बाद भी बहुत वक्ता है, आमंत्रित करती हूँ कि सज्जन भैया आके कोई और वक्ता को आमंत्रित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं, मुखातिब कराना चाहता हूं आपके सामने इंदौर का एक शेर जिसका नाम संजय शुक्ला है, हमारा एमएलए। मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूं। तालियां बजा के जोरदार हौसला अफजाई करो। कैलाश विजयवर्गीय को पटखनी देके फिर आपके बीच में आए भाई संजय शुक्ला। मैं अब हमारी सभा की शुरुआत हमारी महिला नेत्री शोभा ओझा जी ने की है। मैं एक और महिला नेत्री जो सुजालपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं,
श्रीमती रचना जैन को आमंत्रित करता हूं। कृपया आइए और अपने उद्गार व्यक्त कीजिए। रचना जी। आज हमारे सामने युवाओं के जोश, महिलाओं की आवाज, बेरोजगार के हमदर्द, किसानों के दाता और हम सब की आवाज सुनने एक आंधी हमारे बीच में आ रही है और उस आंधी का नाम है राहुल गांधी, जो हमारे इस देश की आवाज है। आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वो हर वर्ग के बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं जिनके की दादी ने, जिनके की पिता ने इस देश में कांग्रेस को और सर्वहारा वर्ग को एक सम्मान दिया, व्यक्ति को जीने की एक आस दी। आज वर्तमान के समय में ये परिस्थितियां बन गई है कि आज मजदूर परेशान, किसान परेशान, युवा बेरोजगार और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूं कि हम महिलाएं आज के समय में सबसे ज्यादा अत्याचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश। शिवराज मामा जो कि अपने 18 साल में आखिरी के कुछ समय में जिन्हें की अपनी बहनों की याद आई है, आज वो बहनों को छलावा दे रहे हैं। और उससे भी बड़े जुमलेबाज ऊपर बैठे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की सिर्फ यह कहा है कि महिला आरक्षण, जो कि 2028-29 में वो भी जनसंख्या के एक बार जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद, मुझे बहुत अच्छी बात एक ये लगी कि यह उसी तरीके से है कि कोहनी में गुड़ लगा दिया जाए और उसे कहा जाए कि खाने की कोशिश करे और यह गुड़ जब खत्म हो जाएगा तब अगला आपको दिया जाएगा। आज यही स्थिति वर्तमान में महिलाओं की बनी हुई है कि महिलाओं को आरक्षण के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की बात की गई है, महिला आरक्षण के नाम पर कहीं नहीं कही। आज वर्तमान की जो परिस्थिति है, आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में और हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और भी सभी वरिष्ठ नेता हमारे इस बात के लिए यहाँ पर उपस्थित है कि हमारी मंडी जो बहुत समय से बंद है, जिनकी की हड़ताल चल रही है, हमारे किसान जिनको की अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, हमारी बहनें जो कि अत्याचारों से पीड़ित है, उन सब की आवाज बनने के लिए यहाँ आपके बीच में उपस्थित है। मैं तो एक बात आप लोगों के सामने यही कहूंगी कि हमारा जज्बा और जोश कायम रहे। वर्तमान में यह समय, कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और हम सब की आवाज को बुलंद करने वाले हैं। हमारे नेता हमारे बीच में उस कांग्रेस की बात करने आए हैं जो कि आजादी के समय से आज तक हम सब की पीड़ा को सुनती आई है। मैं चंद लाइनों में अपनी बात को पूरा करके कि जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है। मुसीबत में चुनौतियों से कैसे लड़ा, मुसीबत में चुनौतियों से कैसे लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है, जमाना जिद और जुनून देखता है। और ये जुनून आज इतनी भारी संख्या में जो आप लोग उपस्थित हैं, आपके साथ हैं, आप सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को दिल से नमन, क्योंकि आप ही वो कांग्रेस की रीढ़ है, वही वो हड्डी है जिससे कि कांग्रेस जिंदा है। तो आप सबके चरणों में शत वंदन करते हुए कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी इस जमीन पर आएगा, आसमां भी इस जमीन पर आएगा। सिर्फ उत्साह में, सिर्फ इरादों में उत्साह का जुनून चाहिए और उत्साह में, सिर्फ इरादों में उत्साह की गूंज चाहिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आदरणीय सज्जन वर्मा जी को, जो कि उन्होंने मुझे आज अपने विचार रखने के लिए आप सबके सामने कहा। आदरणीय सज्जन वर्मा जी का धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रचना जी। मैं एक और व्यक्ति का परिचय आपसे कराना चाहता हूं। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के सुपुत्र, जो खुद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, ये उस पिता के बेटे हैं जिसने राजनीति में संत की परिभाषा यदि मध्य प्रदेश में किसी को दी जाती है, उनका नाम है स्वर्गीय कैलाश जोशी जी। उनके सुपुत्र को मैं आपसे परिचय कराना चाहता हूं, आदरणीय दीपक जोशी जी। ताली बजा के एक जोरदार स्वागत हो जाए। बोल दो, 2 मिनट बोल। इस आक्रोश यात्रा में हम सबको मार्गदर्शन देने पधारे सम्माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, सम्माननीय श्री कांतिलाल जी भूरिया, सम्माननीय श्री विवेक तनखा जी, सम्माननीय श्री सुरेश पचौरी जी, सम्माननीय श्री सज्जन वर्मा जी, उपस्थित मंचासीन सभी साथीगण, कार्यकर्ता साथियों, नागरिक बंधुओं, मेरा नाम दीपक है और आप सब लोग जानते हो जनसंघ का निशान हुआ करता था दीपक, और वो दीपक जलाने में असंख्य लोगों ने राजनीति में काम किया और उस काम की बदौलत आज जो सरकार बैठी है, वो सरकार किस प्रकार के काम कर रही है उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाला ये शिवराज सिंह चौहान, जिसके कपड़े से लेकर खाने पीने की व्यवस्था हम लोग करते थे, और शिवराज सिंह चौहान ने अपना नाम दिया है मामा। मैं इस मामा के बारे में जब इतिहास निकाला, मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूं, तो मैंने पूरे सनातन की हिस्ट्री में इस मामा के बारे में सोचने के बाद जो विचार आता है कि हमारे इतिहास में पहला मामा हुआ रावण का मामा मारीच। हुआ कि नहीं हुआ? मारीच ने क्या काम किया? सीता का हरण करवाया और राम रावण युद्ध का कारक बना। दूसरा मामा तो जग जाहिर है, मामा कंस, कृष्ण भगवान का मामा। और तीसरा मामा शकुनी, कौरव पांडवों का मामा। 3 युग हुए, 4 युग हुए हमारे सनातन संस्कृति में। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग। पहले युग का मामा मारीच, दूसरे युग का मामा कंस, तीसरे युग का मामा शकुनी, और इस कलयुग का मामा कौन है? कलयुग का मामा। इस कलयुग के मामा को उखाड़ना कि नहीं उखाड़ना है? उखाड़ना है ना। कमलनाथ जी की सरकार बनाना है ना। तो हम सब लोगों को आज तय करना पड़ेगा, दूल्हा कोई भी हो, लेकिन बारात शान से निकालकर हम इस मध्य प्रदेश की जन सेवा करने के लिए ये सत्या को अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लेके रहेंगे और मध्य प्रदेश को फिर उस शांति व्यवस्था में जो गांधी नेहरू परिवार ने हमको दी है उसको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और अपने पिताजी की वो विरासत को भी लेके आया हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे साथ वाले बहुत से लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, उनको भी आप अपने साथ समाहित करते हुए इस सत्ता परिवर्तन में भागीदार बने। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपक भाई। आपके उद्गार निश्चित रूप से सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेरणा का कार्य करेंगे। मैं हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल से आग्रह करता हूं कि कृपया आके अपनी बात चंद शब्दों में रखें। विभा जी।
मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद आदरणीय दादा दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय तनखा जी, आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी, महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शोभा ओझा जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय जन और यहाँ उपस्थित सभी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल जी को सुनने आए हुए सभी साथियों, आज आदरणीय राहुल जी हम सबको यहाँ संबोधित करने तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन जन आक्रोश यात्राओं का पड़ाव है। वे जन आक्रोश यात्राएं जो जनता की आवाज बनकर पूरे मध्य प्रदेश से हमारे वरिष्ठ जन लेकर चले और हर जगह पर जनता का अपार समर्थन हमारी इन यात्राओं को मिला। आज मध्य प्रदेश में जो सत्ता पर लोग बैठे हुए हैं, साथियों आप सब ने अपनी खून पसीने से, अपनी मेहनत से 2018 में चुनाव में जीत कांग्रेस पार्टी को दी थी, लेकिन ये आपके द्वारा चुनी हुई सरकार को जैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया और चुरा के जिस तरह से उन्होंने खरीद फरोख्त की, ये जनता की सरकार नहीं, ये लूट की सरकार थी। और इस लूट की सरकार ने जब काम करना शुरू किया तो पिछले 18 सालों से और आज तक उन्होंने जिस तरह को से जनता को लूटा है वो आप सब हम लोग जानते हैं। इस लूट का जवाब आप सबको देना है, क्योंकि आज के समय में शिवराज सिंह ये सोच रहे हैं कि हमारी बहनें उनका वोट बैंक है, बहनों को वो बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये बहनें जो महंगाई से परेशान हैं, ये बहनें जो आज अपने बेटे और भाई और पति की बेरोजगारी से परेशान हैं, महिला अत्याचार से परेशान हैं, ये इसका जवाब देंगी 2023 के अभी आने वाले चुनावों में। साथियों आप सबको 2023 के चुनाव में इन अव्यवस्थाओं का जवाब देना है। 2018 में जो सरकार बनी उसको जिस तरह से भाजपा ने चुराया और शिवराज सिंह आज बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और चुनाव के निकट आते आते उन्हें सभी लोग याद आने लगे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जब बारदानों की कमी पड़ी थी और किसानों ने आंदोलन किया तो बरेली में उनपे गोलियां चलाई गईं। जब किसान अपना अधिकार मांग रहे थे तो मंदसौर में उन पर गोलियां चली। साथियों इनकी आदत है कि जब भी इनसे हक और अधिकार की बात की जाए तब ये पीछे से जो वार करते हैं उसमें हर आम आदमी पर प्रताड़ित होता है। आपको इसका जवाब देना है इन चुनावों में और हमें पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से एक बार फिर जनता की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विभा जी। मैं अब आमंत्रित करता हूं सेवा दल के मध्य प्रदेश के प्रमुख संगठक और अध्यक्ष भाई योगेश यादव जी आए और अपने विचारों से अवगत करा। परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, परम श्रद्धेय प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी साहब, आदरणीय कांतिलाल भूरिया साहब, हमारे वरिष्ठ आदरणीय विवेक तनखा साहब और हमारे यहाँ सभी सज्जन वर्मा साहब, शोभा बहन जी और भी सारे वरिष्ठ यहाँ पर कमलेश्वर पटेल साहब, कुलदीप इंदौरा साहब सभी हैं। चूंकि समय सीमा की बद्धता है, सिर्फ आपसे एक बात करना है, लड़ाई पाप और पुण्य की है, लड़ाई धर्म और अधर्म की है। और धर्म और अधर्म की परिभाषा क्या है कि जो धार्मिक बन के धर्म की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अधर्म कर रहे हैं। भोजन करना, भंडारे करना, सरकारी धन का दुरुपयोग करना और राम राम जपना और पलाया माल अपना, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के शासन को और मध्य प्रदेश की जनता को
डायलिसिस पर लेकर आ गए, वेंटिलेटर पर लेकर आ गए, वो शिवराज की सरकार अधर्मी सरकार है। ये अधर्म है, ये अधर्म है। अधर्म का मतलब है उज्जैन में उस बिटिया के साथ क्या हुआ। अधर्म का अर्थ है कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले किए गए। व्यापम घोटाला बोलूंगा, खनन घोटाला बोलते बोलते लिस्ट कम हो जाएगी, मेडिकल घोटाला, बहुत सारे घोटाले। तो जो धर्म का नाम ले रहे हैं उनके बारे में बहुत पहले कहा गया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा मोती, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। ये कौवों ने कांव कांव कर करके यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर जो मोती को चुना है और मध्य प्रदेश को गरीब किया, इस देश को गरीब किया, मेरी माता बहन को गरीब किया, मेरे किसान भाई को गरीब किया। तो इन अधर्मियों के खिलाफ एक धर्म की लड़ाई है। हां, धर्म है हमारे पास धर्म है नैतिकता का, हमारे पास धर्म है सेवा का। हम गर्व के साथ कहते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल हो, चाहे कमलनाथ जी का कार्यकाल हो, हमने सेवा का एक इतिहास स्थापित किया था, हम सेवा का इतिहास पुनः स्थापित करेंगे। मैं आप लोगों से यह प्रतिज्ञा चाहता हूं कि आपको चेहरा पहचानना है और जिसको शिवराज सिंह चौहान को, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने सही अस्वीकार कर दिया, अभी सीएम इन वेटिंग में 3 नाम आ गए हैं। प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं और कैलाश विजयवर्गीय। अब जब इनमें आपस की खिचड़ी किस तरीके से पकड़ी है तो इसका मामला तो आप मान लीजिए कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि शिवराज सिंह चौहान हमारा चेहरा नहीं है। अब जब आपको भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है तो मेरे दोस्तों भाइयों, मैं मालवा की शस्य भूमि पे खड़ा हुआ हूं, मैं उस मिट्टी में खड़ा हुआ हूं जो उर्वरक है, जो किसान के खून और पसीने से सींची जाती है, जिसको ये लोग स्वयं नकार रहे हैं, उसको काला पीपल के लोग नकार देंगे और कांग्रेस का परचम लहराएंगे। हम वादे नहीं करते, हम आश्वासन नहीं देते। 56,000 वादे किए शिवराज सिंह चौहान ने। हम वचन देते हैं, हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जो कहा गया वो किया है। हमारे इसी मंच से 2018 के चुनाव के पहले आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं गर्व के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता, 45 साल का सैनिक, यह घोषणा करता हूं, बड़े सीने के साथ करता हूं कि 10 दिन नहीं 10 मिनट में पहला सिग्नेचर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया था। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। तो झूठ बोलने वालों और मक्कारी दिखाने वालों और जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, उनको आपको बताना है, राहुल जी का ये पहला दौरा है, ये शंखनाद है मालवा की शस्य भूमि से। इस भूमि से ऐसी उर्वरक पैदा करो, एक ऐसा विशाल फसल पैदा करो कि चारों तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहराए। जय हिंद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद योगेश भाई। मैं यहां बैठे हुए किसानों के लिए एक सूचना देना चाहता हूं। अभी अभी सूचना आई है कि पास के जिले की मंडी में सोयाबीन 2500 रुपए के भाव बिका है। ये सूचना आपको देना मैं आवश्यक समझता हूं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की फिजाओं में, मध्य प्रदेश की हवाओं में एक ऐसा शख्स है, युवा तरुणाई का प्रतीक, जिसकी आवाज गूंजती रहती है, नौजवानों को प्रेरित करती रहती है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के बहुत जाबाज अध्यक्ष भाई विक्रांत भूरिया जी कृपया आए। सबको राम राम। एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे युवा साथियों का,
मेरे कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठों का, मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सब युवाओं की शान हमारे परम आदरणीय सज्जन वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारी प्रभारी परम आदरणीय शोभा ओझा जी, और साथ में उपस्थित हमारे एआईसीसी के इंचार्ज संजय दत्त जी, कुलदीप इंदौरा जी और समस्त साथियों और वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। अब भाषणों का समय निकल गया है। अब करो या मरो का नारा है। या तो हम सब लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएंगे, ताकि जो भाजपा की सरकार है उसको उखाड़कर फेंका जा सके। सब लोग तैयार हो कि नहीं हो? कितने लोग भाजपा को उखाड़ने के लिए तैयार हो? हाथ उठाकर बताओ। जो हाथ नहीं उठाएगा वो भाजपा से मिला हुआ है कहीं ना कहीं। तो सब लोग हाथ उठा लेना। सब देख रहे हैं, क्योंकि चोट लगनी हो तो पहले चोट लग जाए, बाद में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना करे। और मैं सबको एक ही संदेश देना चाहता हूं, डरो मत। राहुल जी ने कहा है डरो मत, क्योंकि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। और जो लड़ाई लड़ने को तैयार है वो ताकत से सामने आए। डरो मत, क्योंकि जो लोग अगर शहीद भी हो गए तो इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, और जो लोग डर गए उनका नाम कायरों में लिखा जाएगा। और हम कांग्रेसी लोग हैं, एफआईआर व्यवहार से डरना मत। मुझ पर भी 50 से ज्यादा एफआईआर हुई है। कांग्रेस की सरकार आएगी, जो भी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होगी उसको वापस लेने का काम हम लोग करेंगे। ये सब जवाबदारी से हम लोग बोल रहे हैं। साथियों, आज मध्य प्रदेश में भूख का माहौल है, भय का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है और अत्याचार और महिला शोषण का माहौल है। हम सब ने देखा उज्जैन में क्या हुआ। उज्जैन में 12 साल की बालिका के साथ बलात्कार हुआ। आपने देखा कि नहीं देखा? कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाकर बताओ। जब हमने देखा हमारी रूह कांप गई, हमारा सर शर्म से झुक गया। पर इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को प्रचार से कोई भी छूट न देते हुए अपने प्रचार में वो लगे रहे। किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। आप लोगों में से कितने किसान हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ। कितने लोग किसान हैं? जरा हाथ उठाकर बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, जब अति वर्षा के कारण हमारी पूरी फसलें चौपट हो गई तो बीजेपी का एक भी व्यक्ति, कोई भी पटवारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके खेतों में सर्वे करने आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो हाथ तो हिलाकर बताओ। नहीं आया ना? ये लोग सिर्फ वोट लेने आपके पास आएंगे, आपका कभी ये भला नहीं करने वाले। और हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी ताकत से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं का काम है संघर्ष करना, और हम झरने की तरह है, लगातार चट्टान पर टकराएंगे। और जब तक ये बीजेपी की चट्टान टूटेगी नहीं, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। साथियों, ये बीजेपी वाले हर बार कहते हैं कि धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। कहते हैं कि नहीं कहते? बोलते हैं ना कि धर्म खतरे में है।
साथियों, धर्म खतरे में नहीं है, ये बीजेपी वाले खतरे में हैं। याद रखना, ये धर्म के नाम पर सबको बरगलाने का काम करते हैं और हमारी जो रक्षा करता है वो संविधान करता है। संविधान सबको आजादी देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। जो आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हुए, जो सीधी में आदिवासियों पर पेशाब करी, आपने देखा कि नहीं देखा? देखा ना। आदिवासियों को ये जानवर से भी बदतर समझते हैं, पर हम आदिवासियों ने ठान लिया है कि इनका तख्ता पलट करेंगे और इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम वो आदिवासी हैं जो अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके। तो ये भाजपा क्या चीज है, इसको भी इसकी हैसियत दिखाकर रखेंगे। तो साथियों, लड़ाई लंबी है पर ताकत से लड़ना है और आपको भरोसा दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है और कांग्रेस 150 सीटों से ज्यादा जीतकर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये गारंटी से मैं बोल रहा हूं। पर उसके लिए आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये मत सोचना कि हम चुनाव जीत गए, लड़ाई आखिरी दिन तक चलेगी और हम लोग दमदारी से लड़ेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग लड़ने को तैयार है, जरा हाथ उठाकर बताओ। मंच पर कितने लोग लड़ने को तैयार है, हाथ उठाकर बताओ। और एक नारा लगाएंगे, हम सब लड़ेंगे, लड़ेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहनों की रक्षा कौन करेगा? युवाओं की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? और बीजेपी की धुनाई कौन कौन करेगा? बीजेपी की धुनाई कौन कौन करेगा? तो नारा लगाओ, बीजेपी की धुनाई कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद विक्रांत भाई, आपकी जोशीली वाणी ने आज गुंजायमान कर दिया पोलाय कला के इस पंडाल को। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विधानसभा के अंदर बड़ी ताकत के साथ मध्य प्रदेश के मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले, अल्पसंख्यक भाइयों की आवाज को बुलंद करने वाले, जिनकी शख्सियत कांग्रेस के लिए एक देदीप्यमान की तरह है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विधायक भाई आरिफ मसूद साहब को कि आएं और आप भी अपनी वाणी से इस पंडाल को संबोधित करें। मंच पे उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, मेरे बड़े भाई मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, विवेक तनखा साहब, आज के इस प्रोग्राम को संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई सज्जन वर्मा जी, शोभा ओझा जी, तमाम एआईसीसी के सेक्रेटरी और नौजवान साथियों और यहां उपस्थित क्षेत्र के नागरिकों, आज सौभाग्य है, खुशी का मौका है, हमारे और आपके सबके नेता इस इलाके में आकर आपको और हमको आशीर्वाद भी देंगे और अपने जबान से वो लड़ाई का आह्वान भी करेंगे जो हमें और आपको लड़ना है। लेकिन मैं आप सबसे एक दरखास्त भी करने आया हूं। मुझसे पहले वक्ताओं में कुछ लोगों ने ये बातें कही हैं, कितनी गंभीरता से ली, कितना सोचा, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये मुट्ठी बांधने का समय है, ये एक होने का समय है, क्योंकि जब देश की लड़ाई का हवाला आता है
तो जहां लाखों लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी हैं, जब हम उसको याद करते हैं तो फिर हमको यह भी याद करना पड़ता है कि इस देश को चल रही को हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का हेलीकॉप्टर यहां आ चुका है, कुछ ही देर में वो मंच पे आएंगे, आप धैर्य रखिए। मुल्क की आजादी का जो जिक्र मैंने आपसे करा वो बड़ा गंभीरता का प्रश्न है। इस देश को आजाद कराने के लिए जो लहू, जो खून बहाया गया, वो लोगों ने अपनी जाने कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया है। और वो पूरी ताकत से ये चाहते थे, क्योंकि आजादी के मतवालों का सपना खुद का घर और परिवार नहीं था। आजादी के मतवालों का सपना अपने खुद के मुकाम नहीं थे। उनका सपना था कि आने वाला मुल्क दुनिया में आला मुल्क बने, ऐसा भारत, ऐसा हिंदुस्तान बने जो दुनिया में जाना जाए। और उसके लिए उन्होंने उस तरह की यातनाएं झेली हैं जो यहां बैठे जन समूह और मैं खुद ये कह सकता हूं कि हमने एक दिन भी ऐसी यातना नहीं झेली होगी। आपको एहसास भी नहीं होगा। नाखून निकाल दिए गए, अंग्रेजों ने जंजीरों से बांधकर, ट्रैक्टरों से बांधकर सड़कों पर लौटा दिया गया, चमड़ी निकल गई, लेकिन आजादी के मतवालों ने तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ा। और उस दौर की मां बहनों को भी सलाम कि जब आजादी के मतवाले घर से बाहर निकलते थे तो उस दौर की मां बहनें कहती थी कि जा तो रहे हो, या तो आजादी का परवाना लेके आना, और नहीं आ सको तो तुम्हारी लाश आना चाहिए। अगर शहीद नहीं हुए तो हम तुमको बेईमान मानेंगे। ये याद रखो, ये देश का इतिहास है। और इस देश को आजाद कराने के लिए जिस ताकत से पूर्वजों ने लड़ा, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें पाठ पढ़ाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे कहते हैं कि देश के असल रखवाले हमें। ये याद रखना, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये इतिहास गवाह है। ये पढ़ने से क्यों घबराते हैं, ये शिक्षा से क्यों घबराते हैं, ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान से क्यों घबराते हैं? ये इसलिए घबराते हैं कि उस संविधान के जरिए सबको पता चल गया था कि आजादी के मतवालों ने क्या क्या इतिहास रचा, और आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों की मुखबरी करने में इनका नाम था भारतीय जनता पार्टी वालों का। एक योद्धा लाके नहीं दिखा सकते आजादी की लड़ाई का, एक व्यक्ति लाके नहीं दे सकते। हर वर्ग का शख्स मिल जाएगा, हर समाज का शख्स मिल जाएगा। जिस समाज की तरफ उठाओगे और जहां तक हमारी उठाओगे, तो हमारे तो धर्म गुरुओं ने, उलेमाओं ने कितनी कुर्बानियां दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए। और आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमारा न कल कुछ बिगाड़ सके थे, न आज कुछ बिगाड़ेंगे, न कल बिगाड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले तो जो कामयाब होते हैं वो हमें अपने आप को दबाने से हो जाते हैं। हमारे आपसी लड़ाई, हमारे आपसी इख्तलाफात, हमारे आपसी मतभेद का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी छल और कपट के दम पर सत्ता में आती है। अगर सच्चाई है कि अगर कांग्रेस ही सही से खड़ा हो जाए और घुटना रख दे तो भारतीय जनता पार्टी वालों की चींची निकल जाएगी। और आज भी कह रहा हूं, जितना दमन, जितनी ताकत से प्रचार, दुष्प्रचार सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी कर रहे हैं, उनसे कहूंगा कि मेहरबानी करके वो दमन बंद कर दो। इन इलाकों में रात दिन शिकायतें आती हैं, जिला प्रशासन की शिकायतें आती हैं। जिस तरह के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, मेहरबानी करके आप लोग ऐसा काम मत करो। क्योंकि ये याद रखना, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो फिर आपका ठिकाना जेल की शिक्षों में होगा, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। बाहर नहीं घूम पाओगे आप, हमें ना खरीद पाओगे, ना दबा पाओगे। और कल भी हम नहीं डरे थे और आज भी नहीं डरे।
तो आप सबसे यही कहूंगा, मुट्ठी बांधो। इस इलाके से बहुत उम्मीद है कांग्रेस को। यहां बैठा एक एक शख्स जब यहां से घर जाए तो मध्य प्रदेश की मां बहनों के साथ जितने रेपिस्ट के केस हैं वो याद रख लेना। उज्जैन की उस 12 साल की बच्ची को याद रख लेना जो सड़कों पर घूमती रही और इस नफरत की बुनियाद और भरा हुआ डर उज्जैन की सड़कों पर बता रहा था कि उस 12 साल की बच्ची को बचाने कोई ना निकला। इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे और आपके लिए नहीं होगी। और जब ये प्रचार बाहर होता है तो मध्य प्रदेश शर्मसार होता है, और जब मध्य प्रदेश शर्मसार होता है तो हम सबको बहुत अफसोस होता है। आपको इस विश्वास के साथ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो घर घर जाकर बता दो, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी से सबसे पहले कहा जाएगा कि इन रेपिस्टों को 15 दिन के अंदर फांसी की सजा का ऐलान कराइए। ये रेपिस्ट जिस दिन फांसी की सजा पर चढ़ने लगेंगे हमारी बच्चियां महफूज हो जाएंगी। आओ, जय हिंद, सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया आरिफ भाई, आपने जिन जज्बातों का यहां पे जिक्र किया वो दिल को दहला देने वाले हैं। मैं अब आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव, मेरे मित्र और साथी श्री महेंद्र जोशी जी को कि कृपया आएं और अपनी इस आवाम को संबोधित करें। भाई महेंद्र जोशी जी। आज के इस विशाल आम सभा में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय दिग्विजय सिंह साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूरिया साहब, देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे सभी के वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय विवेक तनखा साहब, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बहुत कम समय में अभी राहुल जी हमारे बीच में होंगे। हमको सबको उनका स्वागत करना है। इतनी देर के लिए जो बीच का समय है, मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपके सामने खड़े होकर के 2-4 बातें कर सकूं। हमारे सभी सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिवगण, हमारे जिले के दोनों विधायक आदरणीय हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब, भाई कुणाल चौधरी जी जिनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है, भाई जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल साहब, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शोभा ओझा जी, आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, रामनिवास जी रावत जी, तमाम इंदौर से, देवास से, सोनकच्छ से, आष्टा से, इछावर से, शुजालपुर से, काला पीपल से, शाजापुर से, राजगढ़ से, चारों तरफ से हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों और बहनों और मीडिया के हमारे आदरणीय साथियों, आदरणीय मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं। मैं सर पूरे मंच का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब कल मैं यहां पर हम लोग व्यवस्था देखने के लिए आए तो मैं धन्यवाद देता हूं यहां के मीडिया को, जो किसानों की समस्याओं को लेकर, जो आम आदमी को की परेशानी को लेकर, जो नौजवानों के भविष्य को लेकर, जो रोजमर्रा की महंगाई और तमाम परेशानियों को लेकर के जो मीडिया के हमारे साथियों ने सवाल किए, मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि नेशनल मीडिया पे जो सवाल नहीं उठते वो हमारे क्षेत्रीय मीडिया ने कल यहां सवाल उठाए। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आम आदमी की बात अब शाम को 5 से 10 बजे नहीं होती है। जब संसद में ये बातें बंद हो जाएं, जहां राहुल गांधी के बोलने पर उनके खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, जहां मीडिया में ये बातें बंद कर दी जाती हैं, जहां हुकूमतों के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ मुकदमे कायम होते हैं, जब ऐसे दौर की बात आती है तो एक संकल्प लेना चाहिए कि यह समय ऐसा है, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो हम सरकार बदलेंगे वो सरकार केवल मध्य प्रदेश में नहीं बदली जाएगी, वो सरकार केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बदली जाएगी, वो सरकार केवल छत्तीसगढ़ में हम अपनी सरकार को कायम रखते हुए
राजस्थान में कायम रखते हुए मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को जब बनाएंगे, उसका कारण यह है कि देश में 2024 के जो चुनाव होंगे, उस चुनाव में इस देश की दिशा और दशा तय होगी। आप सब जब आज यहां बैठे हैं, सोयाबीन की कटाई का समय चल रहा है और ऐसी गर्मी पड़ रही है कि गांव में मालवा में कहते हैं कि ऐसी गर्मी है कि खेत में अगर बटी जाओ तो हिरन भी कालो हो जाए। ऐसी गर्मी के बीच आप सब लोग यहां पर आए हैं, आपका धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। आप लोग जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में लोग बात कहते हैं, अभी मेरे मित्र ने कहा था, कुछ दिन पहले एक लिस्ट आई, उसके अंदर अलग अलग नाम रखे गए और यह कहा गया कि हमने दिग्गज उतारे हैं। तो जैसा सज्जन भाई ने कहा था, संजय शुक्ला यहां मौजूद है, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की एक हवा है और ये मान के चलिए, ये जो सबको बड़े बड़े नामों को उतारने की कोशिश की गई है, इनकी सबकी राजनीति समाप्त करने के लिए मोदी जी ने इन सबको यहां पर निपटाया है और ये सबके सब मध्य प्रदेश के अंदर इनका सबका फाइल निपटने वाली। ये सबको मैं आपको बताऊं, इनकी गाड़ी उलाल करने की योजना बना ली है, ये समझ गए। लाडली बहना के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ऐसा गंभीर विषय नहीं है बातचीत करने का, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, लाडली बहना की स्थिति क्या है। किसानों को बिजली के बिलों की स्थिति समझ लो, पेट्रोल डीजल के भाव समझ लो, आपकी जेब में से जितना पैसा लिया जा रहा है। तो एक छोटी सी बात मैं बात बताना चाहता हूं, एक आदमी के घर पर एक लुटेरों ने हमला किया, ध्यान से सुनना, इस बात में सारा सार है। एक आदमी के घर पर, उसके यहां शादी ब्याह का मौका था, उसके घर में लुटेरे घुस गए, सोना चांदी जेवर सब उसके यहां से लूट लिया। और लूटने, ये लाडली बहना क्या है मैं ये बता रहा हूं। लूटने के बाद जब वो लुटेरों का सरदार वहां से चलने लगा, तो उसने अचानक देखा तो ये पूछा कि क्यों ऐसा लगता है, तुम्हारे घर में शादी है? तो उन्होंने कहा साहब हमारी छोरी की शादी है। तो बोले छोरी को बाहर लाओ। तो वो लोग डर गए कि अब भगवान जाने क्या होगा, अपनी छोरी के भी उठाई के ले जाएगा। डरते डरते वो लड़की को बाहर लाए और लाने के बाद लुटेरों के सरदार ने कहा तेरी शादी है? बोले हां साहब। तो उसकी जेब में से सरदार ने 100 का नोट निकाला और उस लड़की के हाथ में दिया कि बेटा ये मेरी तरफ से शादी का इनाम। ये मामा यही काम करता है, सारा लूट लिया और शगुन के रूप में हाथ में 100 रुपए थमारा लाडली बहना के नाम पर। इसलिए अभी इन बातों में आने की जरूरत नहीं है, फंसने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, मजदूरों के हितों की सरकार बनेगी। वो मेरे साथ नारा लगाइए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। जोरदार तालियों से अभिवादन करें, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करिए। आदरणीय कमलनाथ जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाइन में रहिए, मैं आ रहा हूं। आए सर। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करिए, अपने अपने स्थान पर बैठे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी,
नहीं कुछ तो आपने जितना बोले उतना ही आप ये करेंगे संचालन एक बार किराड़ जी जो अपने एमएलए 2 मिनट के लिए उनसे स्वागत करें कौन सा कोई भी नहीं गलती नहीं आ रही कराड़ा जी जी परम सम्मानित एक बार जोरदार तालियों से हम सबके नेता राहुल जी का स्वागत करें। राहुल जी, ये किसानों की धरती आपके ऐतिहासिक स्वागत के लिए ये किसानों की धरती, ये जवानों की धरती आपके ऐतिहासिक स्वागत के लिए यहां पे तैयार है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब आके माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। अब स्वागत की दूसरी बेला में ब्लॉक कांग्रेस के सारे अध्यक्ष यहां पे आके माननीय राहुल जी का स्वागत करें। ब्लॉक अध्यक्ष चारों हेलो यहां पे हमारे मोमेंटो का काम सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आ जाए, जनपद अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। हमारे यहां पे पोलाय नगर परिषद के अध्यक्ष भाई पवन जी राजकुमार और उनके नेतृत्व में पूरी परिषद यहां पे एनएसयूआई और सब लोग यहां पे मिलके ऐतिहासिक स्वागत। ये अच्छा यहां पे माननीय राहुल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वागत को हम खत्म करते हुए एक किसानों की बड़ी एक प्याज और लहसुन यहां की सबसे महत्वपूर्ण है, जिस प्याज के ऊपर 40% टैक्स इस सरकार ने लगाया है। मैं निवेदन करूंगा कि नगर परिषद अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी और मैं भी आके प्याज और लहसुन स्वागत की बेला को यही खत्म करते हुए सभी लोग ऐतिहासिक तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। मैं बड़ी देर से यहां पे सभी लोग खड़े हैं, राहुल जी को सुनने इसलिए खड़े हैं क्योंकि राहुल गांधी जी किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज उठाते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम के अंदर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीएलपी लीडर साहब माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी। पहले परम श्रद्धेय हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कमलनाथ जी, सम्माननीय पूर्व मंत्री राय साहब, सम्माननीय सूर्यबाला जी, सम्माननीय मंच पर बैठे हुए हमारे सभी मार्गदर्शक और उपस्थित दूर दराज से आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों, किसान भाइयों,
नौजवान साथियों, देवियों, सज्जनों, राहुल जी, आपकी जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, उस समय से नौजवानों में और किसानों में समूचे मध्य प्रदेश के साथ जो ऊर्जा और संचार, ऊर्जा, हिम्मत का और साहस का संचार हुआ है, वो आज आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में समूचे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। गांव-गांव से किसान, मजदूर, नौजवान और महिलाएं भारी तादाद में, इतना जन समर्थन मिल रहा है, सैलाब के सैलाब निकल जाए। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का सफाई होगा। माननीय राहुल जी, जब आप 2018 में आए थे, उस समय आपने किसानों के लिए, किसानों का ऋण माफ करने का जो घोषणा की थी, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जब मध्य प्रदेश मोदी सरकार ने किसानों के लिए, जब पहले कभी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय कभी कृषि यंत्रों पर हर बखर, खुरपी, हसिया, रोटावेटर, थ्रेसर, कभी कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन मोदी ने जीएसटी टैक्स लगाकर हमारे किसानों की कमर तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि 2 हेक्टेयर वाले किसान, जो किसान भाई हैं, आप दौड़ लो, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 में, उस समय जो डीजल का भाव था, उससे लेकर आज 2023 में 1 बीघा जमीन की लागत पर 730 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और कुल मिलाकर 2 हेक्टेयर में 10 बीघा जमीन होती है, 7,300 रुपए उसकी केवल डीजल के भाव में भाव बढ़ गए। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, इससे तो न देते, अच्छा था किसानों को। आपने 6,000 रुपए किसान की जेब में, दाहिनी जेब में डाल दिए और 7,300 रुपए निकाल लिए। 1,300 रुपए की आपने ठगी केवल आपने किसानों को डीजल के कीमत में बढ़ाकर वसूली की है। इसी प्रकार आपने जीएसटी के मामले की है। मैं कहना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी से, हमारी अगर सरकार बनती है तो कम से कम किसानों के हित में उचित निर्णय लेना चाहिए। आज जो जनावकाश आता है, मध्य प्रदेश का किसान इसलिए आक्रोशित है, फसल के दाम नहीं मिले, कीमत ज्यादा, लागत बढ़ाई गई है, और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में है। नाबालिग बच्चियां सबसे ज्यादा गायब मध्य प्रदेश में, इसलिए महिलाओं और नाबालिग बच्चियों में आक्रोश है। इसी प्रकार पढ़ा लिखा नौजवान, गांव का नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने को मजबूर है, इसलिए आक्रोश है। और इसी प्रकार छोटा व्यापारी, किसान, जो किसानों से इसकी रोजी रोटी चलती है, उस पर जीएसटी लगाने से पूरा व्यापारी आक्रोशित है। आज हर वर्ग को मोदी और शिवराज सरकार ने ठगा है। शिवराज सिंह सरकार की आपके नेतृत्व में जो आक्रोश, उत्साह मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, नौजवान साथियों, जो आपका उत्साह चुनाव तक 2 महीने इसी उत्साह और होश के साथ, आप ताकत के साथ बना रहे, इस गांव-गांव तक आप सैलाब लेकर आ जाएं। आप लोगों ने जो अभी यात्रा में, जन आक्रोश यात्रा में जो सहयोग किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत भूर-भूर प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। परम सम्मानित राहुल जी से निवेदन करना चाहेंगे कि ये ऐतिहासिक जो सभा देख रहे हैं, आज सोयाबीन की कटाई चल रही है, गरीब मजदूर किसान हर वर्ग खेतों के अंदर बिजी है, पर उसके बावजूद आपके ऐतिहासिक स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पे जितने लोग अंदर हैं, इससे ज्यादा बाहर सड़कों के ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि किसानों की स्थितियां बहुत आपसे उम्मीदें हैं कि किसान, गरीब और मजदूर को आपसे उम्मीदें हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबके यहाँ पे जन आक्रोश यात्रा को लेकर निकले, हम सबके इस जोन के इंचार्ज और जिनके नेतृत्व में मंदसौर, नीमच से निकले के यहाँ तक के जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। माननीय जीतू पटवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें।
भारत माता की जय जवान, जय जवान। साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसा जननायक, जनसेवक, जिन्होंने 3-4 हजार किलोमीटर पैदल चलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश को मजबूर कर दिया। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, अपनी जगह पे खड़े होकर राहुल जी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करो। साथियों, 25,000 करोड़ रुपया पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, जितनी ताकत थी पूरी राहुल जी के खिलाफ पिछले 10 साल में मोदी जी ने लगा दी। उसके बावजूद सत्य की जीत हुई और राहुल जी को पूरा देश सर आंखों पे, पलकों पे बिठा रहा है। फिर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। साथियों, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, 2 व्यक्तियों की लड़ाई है। एक देश को जोड़ना चाहता है प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, और एक देश में बंटवारा चाहता है सत्ता के लिए। भाई से भाई को लड़ाना चाहता है सत्ता के लिए। आप और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में और ताकत दें, जिससे मध्य प्रदेश में पंजे की सरकार बने। आप सब तैयार हैं? एक है जन आक्रोश और एक है जन आशीर्वाद। जन आक्रोश, 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। 2 लाख बहनें गायब हो गई मध्य प्रदेश से। जन आशीर्वाद है कि जन आक्रोश है। 40 एग्जाम हुए बच्चों के, 40 में ही घपले। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। किसानों की आत्महत्या में हम नंबर 1। किसान सबसे ज्यादा कर्जदार मध्य प्रदेश में। कर्मचारी आंदोलित, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, हमारे वेतन भोगी कोटवाल सब परेशान। फिर जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद? निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को लेना है। साथियों, लाडली बहना जाती हुई सरकार को याद आई है। जाती हुई सरकार को बहन की याद आई है। मध्य प्रदेश में 8 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ बहनें हैं। वोट के लिए 1 करोड़ बहनों को 1,000 देंगे। 18 साल से क्यों नहीं दिए? यह सवाल मध्य प्रदेश के आम जन में है या नहीं है? साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। मध्य प्रदेश में और देश में एक है कांग्रेस पार्टी, जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम का कानून राहुल जी लेके आए। हमने 72,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किए। हमने हर वो किसान का श्वेत क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन सब लेके आए। और दूसरी तरफ है मंदसौर में 6 किसानों को गोली मारने वाली है भाजपा और शिवराज की सरकार। मध्य प्रदेश में 1 लाख किसानों पर मुकदमे लगाने वाली शिवराज सरकार। हमारे 700 किसान 3 काले कानून में जिनकी हत्या कर दी इस सरकार ने, वो भारतीय जनता पार्टी। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि देश समझ चुका है कि एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब के, वंचित के, किसान के, ट्रैक्टर से, फर्नीचर के हमारे कारोबारी से, ड्राइवर से, हमारे कहां नहीं जाते हैं राहुल गांधी। जरा उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ ऊंचा करो, संकल्प लो कि हम इस बार कांग्रेस की सरकार बना के ही दम लेंगे। दोनों हाथ ऊंचे करके बताओ सब एक साथ, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय जीतू पटवारी साहब का, जो इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर निकले हैं। और मैं बताना चाहूंगा माननीय राहुल जी को कि यहां पे आपको सिर्फ किसान ही नहीं, कई कर्मचारियों के संगठन भी 2 दिन से अप्रोच कर रहे हैं कि उनके साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, चाहे पटवारी हो, चाहे कोटवार हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग हो, इनके ज्ञापन
आप तक पहुंचेंगे। उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है कि कांग्रेस पार्टी यहां पे आएगी और सारी मांगे उनकी पूरी करने का काम करेंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह साहब को। उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दी और कहा है कि उनकी बात माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा। अब हम सब के नेता माननीय कमलनाथ जी, जिनके नेतृत्व में किसान का कर्जा माफ हुआ और ऐतिहासिक रेगुलर किसानों का भी कर्जा माफ हुआ, गरीब की पेंशन बढ़ी, ऐसे नेता माननीय कमलनाथ जी को मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हम करें। आदरणीय राहुल जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी, दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, भूरिया जी, पचौरी जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, यहां सब मेरे साथ बैठे हुए विधायकगण, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मेरा मालवा के सभी भाइयों और बहनों को राम राम। पूरी शाहजहांपुर जनता को मैं प्रणाम करता हूं। यहां आकर 40-42 साल पहले की दाल बाटी याद है? दाल बाटी, यहां की मशहूर दाल बाटी मुझे याद आती है। यहां आकर ये दाल बाटी याद आती है और अपनी जवानी भी याद आती है। पर मैं ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। राहुल जी, जरा मैं चाहता हूं, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, सही बात है? यहां सब बैठे हुए हैं, ये या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं, सही बात है? राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, ये बेरोजगारी में देश भर में नंबर 1 है। ये नौजवान जो यहां खड़े हैं, यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा भविष्य में? 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये नंबर 1 है बेरोजगारी में, और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे ये नौजवानों का भविष्य है। राहुल जी, जिस प्रदेश में आप आए हैं, नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार, नंबर 1 आदिवासियों पर अत्याचार, और ये तो अब चौपट प्रदेश बन गया है। चौपट हमारी रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। कहां मैं पढ़ूं? पूरा प्रदेश ये चौपट प्रदेश है। तो इस प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कटाई चल रही है और इतनी भारी संख्या में आप यहां उपस्थित हैं। आपने हमें बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 साल से शिवराज सिंह जी ने अपने प्रदेश को कहां घसीटा है। ये बर्बाद प्रदेश जो आप सबके सामने है, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ किसान जो
बीज और खाद के लिए भी भटकना पड़ा। सही बात है। किसानों के साथ अन्याय, हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, आज ये प्रदेश की तस्वीर हमारे सामने है। और अब तो शिवराज सिंह जी की घोषणाएं, शिवराज सिंह की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर चल रही है। इनका झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। ये आज आप सबके सामने तस्वीर है और ये यात्रा निकाल रहे हैं। इनको तो रेट कार्ड की यात्रा निकालनी चाहिए। 50% हर चीज में भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। पंचायत से लेके मंत्रालय तक 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो और नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। सही बात है। ये आज हालात है अपने प्रदेश के। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, ये सब बातें आप सबके सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह जी को बड़े प्यार से रवाना करेंगे। समय आ गया है। इनके पास बचा क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन। पद याद रखिएगा, कल के बाद परसों भी आता है। सही बात है। कल के बाद परसों भी आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव 2 महीने में हमारे सामने है, ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं है, केवल पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आप सब और मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिए। ये हमारे सामने चुनौती है और मुझे इसका पूरा विश्वास है कि हमने जो 15 साल सरकार चलाई, आप गवाह हैं जो हमारी सरकार चली। हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और यहां अपने इस जिले में हमने 70,800 किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। अब पेंशन बढ़ाई, हमने गौशाला बनाया। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने करी? ये सब आज आप सबके सामने है। और मैं तो यही कहता हूं कि सौदे से इन्होंने सरकार बनाई, सौदे से सरकार बनाई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। ये विधायक आते थे मेरे पास, इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं सौदे से कुर्सी में नहीं बैठूंगा, मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करने दूंगा। कुर्सी जाती है जाए। मैंने सौदा नहीं किया और हमारी सरकार गई। आज मेरा अंत में आपसे एक ही अपील है। इन नौजवानों को देखता हूं, मुझे बड़ी बेचैनी होती है। आज इन नौजवानों को देखता हूं, माताओं और बहनों को देखता हूं जिन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है, मुझे बड़ी परेशानी होती है। आज यही इनका भविष्य हमें सुरक्षित रखना है। अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लानी है। हमने कर्जा माफ किया था पहली किश्त में, हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। ये हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में देंगे, आपको 12 घंटे बिजली मिलेगी ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होए। कृषि क्षेत्र में ताकत होती है तो गांव में किराने की दुकान भी चलती है।
नहीं तो किराने की दुकान भी नहीं चलेगी। तो मैं आप सबको अंत में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने यहां आकर राहुल जी के लिए, राहुल जी के ऊपर आपने विश्वास रखा। हम सब भरोसा कर रहे हैं राहुल जी पर। राहुल जी, पूरा प्रदेश आप पर भरोसा कर रहा है और पूरा प्रदेश, मुझे विश्वास है, जो आप पर भरोसा कर रहा है, ये भरोसा आपने जैसे दिखाया है, अभी कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, ये भरोसा आप पर है और मध्य प्रदेश की जनता भी आप पर भरोसा करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल, अब मैं आमंत्रित करूंगा उस शख्सियत को जिन्होंने 3600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा, ये मूव कर रहे हैं बेटा, ये मूव करो उधर, माननीय राहुल गांधी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, जीतू पटवारी जी, तनखा जी, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया जी, कुणाल चौधरी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी, एक तरफ गांधी जी, दूसरे तरफ गोडसे। ये भैया इनको दिखाई नहीं दे रहा है। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। बात सही है, क्योंकि प्रेस वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे ही नहीं। तो एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और हिंसा, अहंकार, और दूसरी तरफ मोहब्बत, आदर, भाईचारा। अब देखिए, जहां भी ये जाते हैं नफरत फैलाते हैं, गुस्सा पैदा करते हैं। अब हुआ क्या? अब मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का किसान इनसे नफरत करने लग गया है। जो उन्होंने जनता के साथ किया, अब जनता उनके साथ कर रही है। और इसीलिए हमने ये 7 यात्राएं
जन आक्रोश यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से हम कश्मीर तक चले और मध्य प्रदेश से पैदल निकले। कमलनाथ जी कितने किलोमीटर चले थे हम यहां? नहीं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने चले थे? नहीं, यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 180 किलोमीटर। हाँ, ये देखिए 370 किलोमीटर हमारी यात्रा मध्य प्रदेश में चली थी। किसानों से मिले, युवाओं से मिले, माताएं बहनों से मिले। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में ये नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। व्यापम स्कैम को आप सब जानते हो। 1 करोड़ युवाओं को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है। दूसरी बात, किसानों ने अपनी बात बताई। किसानों ने कहा, और यहां आप सोयाबीन उगाते हो, आप इसको सबसे अच्छी तरह समझोगे कि हमें मध्य प्रदेश की सरकार सही दाम नहीं देती है। अब आप जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, पास जाइए, दूर नहीं है। छत्तीसगढ़ जाइए और छत्तीसगढ़ के किसी भी किसान से आप पूछिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों को कितना पैसा मिलता है, कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है। हमने वायदा किया था 2,500 रुपए धान के लिए दिए जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में जो हमने वायदा किया वो हमने वायदा पूरा करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी का वायदा किया, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया। हर स्टेट में हमने कर्जा माफी की थी। यहां पे कमलनाथ जी कर्जा माफ करवा रहे थे और यहां आपको धोखा देके आपकी सरकार को बीजेपी वालों ने चोरी की। सही बात है। भाई और बहनों, 18,000 किसानों ने यहां पे पिछले 18 साल आत्महत्या की है। 3 किसान हर रोज मध्य प्रदेश में मरते हैं। ये इनकी सरकार है। क्यों? क्योंकि ये चुने हुए लोगों के लिए काम करते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। इन्होंने जीएसटी लागू की और 5 कानून लाए, काले कानून, किसानों को दबाने के, खत्म करने के कानून। हिंदुस्तान के सारे किसान
इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के फायदे के लिए मैं ये कानून, काले कानून लाया हूं। अगर किसानों के फायदे के लिए कानून लाए तो किसान सड़क पे क्यों उतरे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है, किसान अपने हित को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति अदानी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है। 15 लाख रुपए का वहां पे फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, सरकार किसी संगठन के लिए या 1-2 बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। और कमलनाथ जी का काम आपने देखा है, काम करना जानते हैं, और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मैंने अदानी जी की बात उठाई, भाषण दिया। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन 2 उद्योगपतियों के जेब में जाता है। मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि
मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा, शिवराज जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, प्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं, इनकी बेचारी की गलती नहीं है, ये रिपोर्टर है, इनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई जानते हैं। रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल दबता है। एक और सच्चाई है, और वो सच्चाई शायद अदानी जी से भी बड़ी सच्चाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है, और दूसरी लाइन, महिला आरक्षण करने से पहले हमें जो डीनोटिफिकेशन होता है उसको करना है। इससे क्या होगा? इससे महिला आरक्षण 10 साल बाद होगा, आज नहीं होगा। तो हमने कहा पहले ये दो लाइनों को आप बदलिए, और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है? ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? अब भाषण से पहले मैंने आंकड़े देखे और मैं हैरान हो गया। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमएलए और एमपी हैं। सबसे पहले कांग्रेस के तीन चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं, ये याद रखिए आप। हमारी 4 सरकारें हैं, 3 हमारे ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में चले जाइए और बीजेपी के किसी भी एमएलए से पूछ लीजिए, एमपी से पूछ लीजिए, आपसे कुछ पूछा जाता है क्या? जब कानून बनाए जाते हैं आपसे कुछ पूछा जाता है? आपको कहेंगे भैया हमारे से कुछ कोई नहीं पूछता। कानून आरएसएस वाले लोग बनाते हैं, कानून अफसर बनाते हैं, कानून बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं बनाते। सच्चाई भाइयों और बहनों एक और है। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। 90 लोग ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय लेते हैं पैसा किधर जाएगा, कितना पैसा कहां जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं,
बीजेपी के 10 साल से सरकार है। 90 अफसर सेक्रेटरी हिंदुस्तान को चलाते हैं। मैं हिंदुस्तान के सब ओबीसी से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आपकी भागीदारी है हिंदुस्तान की सरकार में, मध्य प्रदेश की सरकार में। आप मुझे बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं? ओबीसी की आबादी कितनी है पहले यह बताओ। कितनी आबादी है ओबीसी की हिंदुस्तान में? देखो, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, लगभग ओबीसी भाइयों की बहनों की 50% आबादी है हिंदुस्तान में। बात समझिए, आबादी 50% है और 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं। और एक और मजेदार बात बताता हूं, 2 साल पहले आप देखते, 3 साल पहले आप देखते तो हिंदुस्तान की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 में से 0 अफसर ओबीसी से थे। यह देश की सच्चाई है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम नहीं करते हैं। आपका ध्यान इधर उधर करते हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सरकार का बजट लाखों करोड़ रुपए का बजट है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो 3 ओबीसी अफसर हैं, इनकी भागीदारी कितनी है? ये बजट पे कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं, मुझे बता दो। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आप मुझे बताओ, ओबीसी अफसर कितने रुपए पर निर्णय लेते हैं, मुझे बता दो। नरेंद्र मोदी जी की ओबीसी की सरकार है, सब शांत, किसी को नहीं मालूम। क्यों? ये आपको नहीं बताना चाहते हैं, आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों ये है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 हैं 90 में से, और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम, जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे, तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, नरेगा कैसे बनेगा, भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा, ये तो इन 90 अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। और देखिए, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं, आप नोट करना, आज मैंने यहां खुले में यह बात बोली है, ये सारे के सारे टीवी कैमरा बंद हो जाएंगे। आप देख लेना,
ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो सच्चाई है देश की, कि जो सारी की सारी लूट हो रही है, ये व्यापम स्कैम जो है, ये सारा का पैसा, ये आपका शिक्षा का पैसा, स्वास्थ्य का पैसा जो चोरी हो रहा है, ये ओबीसी की जेब में से पैसा चोरी हो रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता था, इसको आप मत भूलिए। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी के पास, मजे की बात सुनिए, कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो, क्योंकि वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। वो आपके लोगों को विधानसभा में बैठा देते हैं, मगर फिर उनको बिल्कुल चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले। ये सबका हिंदुस्तान है, 2-3 उद्योगपतियों का नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। ये
अगर हमें सचमुच में हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देनी है तो जैसे कमलनाथ जी का एक्सरे हुआ था, एमआरआई हुई थी, वैसे ही हम हिंदुस्तान का एमआरआई, हिंदुस्तान का एक्सरे करा के देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राहुल जी का मेरा निवेदन है सबसे कि 2 मिनट ये स्वाति शिक्षक भी आए और यहाँ पे पार्षद। एक और बात कमलनाथ जी ने मुझे याद दिलाया। देखिए, कमलनाथ जी ने यहां पे 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिलवाया था, कानून पास किया था, और बीजेपी के लोगों ने पीछे से उसे रद्द किया। अब मैं पार्षदों से निवेदन करूंगा कि बड़ी माला से माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। सभी पार्षद आगे आ जाए पोलाय नगर के, और एक किताब का विमोचन जो भारत जोड़ो यात्रा पे है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी बंटीवाला साहब अब आभार प्रदर्शन करेंगे। जन आक्रोश यात्रा में सम्मिलित होने पधारे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश से आए वरिष्ठ नेतागण, मैं आप सबका आभारी हूं। साथ ही इस सभा को सफल बनाने के लिए पधारे हमारे बीच में खेत खलिहान चलो चलो, मजदूर किसान चलो चलो, हाथों में लो धान चलो चलो, बदले सरकार चलो। किसान की ये सच्चाई है, सीने पर गोली खाई है, चीखे भी अब खामोश है, ये जनता का आक्रोश है। बहनों के संग बस छल हुआ, हर झूठा वादा विफल हुआ, हर नारी का जय घोष है, ये जनता का आक्रोश है। ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है, ये जन आक्रोश है।